अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मतलब लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शन को अगर आपको समझना है ना, तो इसको सही से समझ लीजिएगा। अगर आपको ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म समझ आ जाए ना, फिर वहाँ पे थोड़ा मेरे लिए आसानी होगी, वरना फिर बार बार आपको हर जगह पे एक्सप्लेन आउट करना और फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस स्क्रीन पे तो नज़र आ रहा है, अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू फेज। ये तो आपको पता है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको डिवाइड किया गया है टू फेज में। ये स्टेप की एमसीक्यूज़ बुक में ये एसिटिस एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस को कितने उसमें डिवाइड किया गया है, फेजेस में या प्रोसेस में। तो टू फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो ये एमसीक्यूज़ है। द फर्स्ट फेज़ इज़ कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट फेज़। जो फर्स्ट फेज़ होता है ना, वो क्या कहलाता है? लाइट डिपेंडेंट फेज़, ठीक है, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज इट कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि ये सिर्फ होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट में। द लाइट डिपेंडेंट फेज अकर इन दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये भी एमसीक्यूज़ है, मैं स्टार लगा देती हूँ कि मेरे पास हाईलाइट है, यहाँ पे अभी फिल वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, स्टार लगा दिया है मैंने, ठीक है। ये पूछा जाता है कि लाइट डिपेंडेंट फेज जो है वो कहाँ पे अकर होता है, तो ये होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। इट्स ओनली दिस प्रोसेस इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये कहाँ पे अकर होता है, कहाँ पे होता है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये एमसीक्यूज आ चुका है। इन द फेज लाइट एनर्जी इज़ यूज टू मेक एटीपी एसिमिलेटिंग पावर एंड एडीपीएच रिड्यूसिंग पावर। देखें, और इसमें क्या होता है? इन दिस फेज मतलब लाइट डिपेंडेंट फेज में लाइट एनर्जी यूज़ होती है। जो लाइट एनर्जी वो सन से ले रहे होते हैं ना, वो यूज़ होती है बनाने में, एटीपी को बनाने में, जिससे एसिमिलेटिंग पावर कहा जाता है, ठीक है। और एनएडीपीएच जिसे रिड्यूसिंग पावर कहा जाता है, क्योंकि ये इसे एसिमिलेटिंग पावर रिड्यूसिंग पावर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों पावर यूज़ होती है लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। मतलब लाइट इंडिपेंडेंट फेज के लिए ये जो है सिमुलेटिंग पावर है एटीपी, और एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर है। तो इसको भी स्टार लगा ले, इसको भी हाईलाइट कर ले। ये भी एमसीक्यूज़ में आ चुका है कि सिमुलेटिंग पावर एनएडीपीएच है या एटीपी है, या दोनों है, तो एटीपी है। इस तरह रिड्यूसिंग पावर एनएडीपीएच है या एटीपी है, दोनों है, तो एनएडीपीएच है। तो आपको इसकी प्रोडक्ट पता होनी चाहिए लाइट रिएक्शन की। ये कहाँ पे होता है, किसकी प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस में होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस पर होता है। और ये इसकी प्रोडक्ट क्या है? एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी को क्या कहते हैं, एनएडीपीएच को क्या कहते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। वेरीज वाटर एंड ऑक्सीजन आर सपोज टू बी इनपुट। और यहाँ पे जो है वाटर को और ऑक्सीजन को ना आर सपोज किया जाता है कि वो क्या है? इनपुट है, ठीक है। वाटर एंड ऑक्सीजन आर सपोज टू बी इनपुट एंड आउटपुट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये सपोज किया जाता है कि वाटर, देखिए ये वाटर जो है ये इसमें इन हो रहा है ना, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें इन हो रहा है, मीन ये इनपुट है। और आउटपुट देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका लाइट रिएक्शन का आउटपुट कौन सा है, इनपुट कौन सा है। तो इनपुट इज़ वाटर, आउटपुट इज़ ऑक्सीजन। तो वेरीज वाटर एंड ऑक्सीजन आर सपोज टू बी इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट पहले, यहाँ पे वाटर पहले, तो इसका मतलब वाटर इज़ इनपुट, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, आउटपुट यहाँ पे दूसरे नंबर, इसका मतलब ऑक्सीजन इज़ आउटपुट। अच्छा, ये इस तरह से मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो है ना, जब आप रीडिंग करेंगे ना, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, तो इस तरह से, इस वजह से बताना पड़ता है। अच्छा, क्लास में पता है जब टीचर पढ़ा रही होती है तो ऐसा पढ़ाती है जिस सबको बहुत आता है, उसमें से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता है, या 1 बच्चा, मोस्टली तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि हम सब कॉलेज में तो एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहते थे और टीचर को कुछ कह भी नहीं सकता था। अच्छा, हम अपनी यूँ शक्लें देखते थे कि यार हम 2 घंटे की क्लास में बैठ रहे, ऊपर से हमारा चैप्टर ये 5 मिनट में एंड कर रही है टीचर, और हम मतलब एकदम बहुत गुस्सा आता था। इससे अच्छा हम अपने टेस्ट याद कर लें। फिर मैंने तो बंक करना स्टार्ट कर दिया था, सच बताऊँ तो क्योंकि मैं तंग आ गई थी, टीचर सही से नहीं पढ़ाती थी और बैठ के टाइम वेस्ट होता था। अच्छा, कहाँ गए? तो यही समझा रही थी कि इस तरह से जो है द सेकंड फेज़। अच्छा, मैंने आपको लाइट रिएक्शन का बता दिया, लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट बता दी, इनपुट बता दिया, आउटपुट बता दिए, और क्या चाहिए आपको? फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, आप लोग बहुत जो है मुझ पर जुल्म करते हैं।
मजाक कर रही हूँ मैं, लेकिन सच है वैसे ये। अच्छा, द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। जो सेकेंड फेज है ना फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अच्छा, लाइट इंडिपेंडेंट से बाद बच्चे ये समझते हैं कि ये शायद लाइट की मौजूदगी में नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, आगे बताती हूँ मैं। सेकेंड फेज लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, जैसे हम डार्क एक्शन भी कह रहे होते हैं। डार्क से भी बच्चे यही समझते हैं शायद ये सिर्फ रात को होता है, तो ऐसा भी नहीं है। बिकॉज इट कैन टेक प्लेस वेदर लाइट इज़ प्रेजेंट और नॉट। देखिए ये ज़रा इस लाइन को ना दिमाग में और इसको हाईलाइट कर ले, मैं स्टार लगा रही हूँ इस पर। MCQs आता है कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है इज़ अकर इन, 4 ऑप्शन दे रही हूँ मैं, कि लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बहुत। तो बच्चे पता है क्या करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट को टिक करते हैं। चौथा ऑप्शन में दे रही हूँ कि वेदर लाइट इज़ प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है ना, वेदर लाइट इज़ प्रेजेंट और नॉट, मतलब इस पर उसका कंसर्न ही नहीं होता, ठीक है। बिकॉज इट कैन टेक प्लेस वेदर लाइट इज़ प्रेजेंट और नॉट, इसका मतलब ये है कि लाइट की डिपेंडेंट में भी हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, ये दोनों टाइम पे हो सकता है। इसके लिए लाइट नेसेसरी नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, दिस फेज एक्चुअली रिक्वायर्ड द प्रोडक्ट्स। इस फेज को ना एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड होता है? इसको सिर्फ रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्ट जो है किसकी, लाइट डायरेक्शन की। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये प्रोडक्ट जो है रिक्वायर्ड होती है डार्क डायरेक्शन को या केल्विन साइकिल को या इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के लिए, 3 नाम है इसके, ठीक है। इस वजह से इसको जो है लाइट की एब्सेंस और प्रेजेंस से कोई कंसर्न ही नहीं होता, क्योंकि तो इसको बेसिकली चाहिए एक्चुअली रिक्वायर्ड दी प्रोडक्ट ऑफ लाइट डायरेक्शन। क्या चाहिए इसको? प्रोडक्ट ऑफ लाइट डायरेक्शन चाहिए, ATP और NDPH, ठीक है। ये इसको चाहिए जो कि इसको मिलती है लाइट डायरेक्शन से, क्योंकि ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट डायरेक्शन है। और ये अगर ये आ जाए कि ATP NDPH इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ तो लाइट डायरेक्शन, ATP and NDP इज़ अ रेक्टेंट ऑफ, तो ये क्या लगाएंगे आप? लाइट इंडिपेंडेंट डायरेक्शन लगाएंगे, ठीक है। ये इस तरह के MCQ भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ठीक है, अब इसको थोड़ा मुझे ऊपर करना होगा क्योंकि स्क्रीन में शायद नज़र नहीं आ रहा, बाहर है। सिंस दिस प्रोडक्ट आर अवेलेबल, और ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट ये अवेलेबल होती है इन डे, ठीक है, दिन में। देयर फोर डार्क डायरेक्शन ऑल्सो अकर इन डे टाइम। अब देखिए मेरी बात, अब मैंने कहा कि इस पर डिपेंड करता है ना, ATP और NDP। अब आप खुद बताएं ये दोनों चीज़ें किसकी प्रोडक्ट हैं? लाइट डायरेक्शन की प्रोडक्ट है ना। तो लाइट डायरेक्शन की प्रोडक्ट है, तो ये ATP और NDP लाइट डायरेक्शन की अगर प्रोडक्ट है तो लाइट तो सिर्फ दिन में होती है। तो इसका मतलब सिंस दिस प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन डे, ये प्रोडक्ट जो अवेलेबल होती है डे में, देयरफॉर डार्क डायरेक्शन ऑल्सो अकर इन डे टाइम। इसी वजह से डार्क डायरेक्शन जो है ऑल्सो अकर होता है डे टाइम में, क्योंकि डार्क डायरेक्शन जब रात होगी तो रात को तो लाइट ही नहीं होगी, तो लाइट डायरेक्शन तो नहीं होगा, लाइट डायरेक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट है लाइट डायरेक्शन की वो तो रेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है ना, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। तो लाइट इंडिपेंडेंट फेज की जब रेक्टेंट ही नहीं होगी तो कैसे प्रोसीड करेगा? रात को नहीं प्रोसीड करेगा ना। सो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि जो ATP और NDPH है जो लाइट इंडिपेंडेंट है वो रात को नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये 2 चीज़ें ही नहीं मिल सकती, जो कि लाइट सिर्फ दिन में हो सकता है, क्योंकि दिन में ये 2 चीज़ें लाइट इंडिपेंडेंट फेज को मिल सकती है। इन दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज इनपुट, और इस फेज में अब मैंने आपको जैसे लाइट डिपेंडेंट का बताया था कि वहाँ पे वाटर इनपुट के तौर पर था, ऑक्सीजन आउटपुट के तौर पर थी। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि लाइट इंडिपेंडेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये इनपुट के तौर पर होता है, और यहाँ पे जो है शुगर जो है वो आउटपुट के तौर पर, शुगर मीन यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो मतलब शुगर आ जाता है, ठीक है, शुगर वो आउटपुट के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। तो सिंस इन दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज इनपुट विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्ट करता है किसके तौर पर? इनपुट के तौर पर, जो कि कन्वर्ट हो जाता है, नज़र आ रहा है इसमें, विच इज़ कन्वर्टेड इंटू ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जिसे G3P भी कहते हैं। और द आउटपुट ऑफ दिस फेज कहाँ पे थे हम, देखें इन दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनपुट के तौर पर आती है, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है किस में? ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, जिसे हम क्या कहते हैं? G3P, ठीक है। तो ये इसको भी स्टार कर ले या हाईलाइट कर ले कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो G3P मीन ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो कि क्या है? आउटपुट है। तो ये आ सकता है कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अच्छा, ये आप बोलेंगे यहाँ पे तो शुगर बताया है और यहाँ पे कह रहे हैं कि G3P, ठीक है।
तो ये क्योंकि G3P जो है वो एज अ शुगर एक्ट करता है, तो आउट ऑफ दिस वे G3P है। द ATP इज़ हाइड्रोलाइज। अच्छा ATP क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज। मैंने आपको इनपुट बता दिया, आउटपुट बता दिए, ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट की। अब ATP यहाँ पे क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है टू, मैं ज़रा कैमरे को सही कर दूँ, ठीक है, ठीक है। ATP हाइड्रोलाइज हो जाता है किस में? ADP में और फॉस्फेट में, ठीक है। एंड दिस इट्स एनर्जी इज इनकॉम्पोरेटेड इन दिस फेज, और ये एनर्जी जो है इनकॉम्पोरेट हो जाती है इस फेज में। वेरीज NADPH जो है, अब मैंने आपको बता दिया कि ATP जो हाइड्रोलाइज हो जाता है ADP और फॉस्फेट में, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे यूज़ ऑफ हो जाती है। वेरीज जबकि NADPH जो होता है जो कि लाइट एक्शन का दूसरा प्रोडक्ट था, वो क्या हो जाता है? प्रोवाइड करता है एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ G3P, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि NADPH क्या करता है, ये MCQs में आया हुआ है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, वो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। किसकी फॉर्मेशन के लिए? G3P की फॉर्मेशन के लिए, जो कि क्या है? विच इज़ एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। G3P क्या है? एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया होता है, ठीक है। वो समझते हैं, मैंने खुद सुना है टीचर को कहते हुए, खुद सुना है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, बहुत शरारती स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ये पता है, ये टीचर कहते हैं बेटा ये रट्टे वाला चैप्टर है, रट्टा लगा लो, बच्चे रटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा, खुदारा ऐसा नहीं कीजिएगा। NADPH, इस वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। NADPH जो है ना प्रोवाइड करता है एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसकी क्या प्रोवाइड करता है, ये MCQs में आ चुका है। और किसकी फॉर्मेशन के लिए? G3P की। G3P क्या है कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है फोटोसिंथेसिस का, और बहुत ही ये अहम वीडियो है, ठीक है। इसको अगर आपने नहीं समझा तो आपको लाइट डिपेंड फेस, लाइट रिएक्शन में पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो वो समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और फिर जो है मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो काइंडली इसको समझ लीजिएगा। और पता है ये जो है ना, मतलब आप ये समझ लीजिए जो लेक्चर है ना, ये आपके लिए डबल फ़ायदा हो रहा है। डबल फ़ायदा इस वजह से क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट तो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, सेकंड मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह के MCQs आ रहे हैं, ठीक है। मतलब दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, थर्ड आपको ये फ़ायदा हो रहा है, मैं आपको अलग अलग एंगल से बता देती हूँ कि ये इस तरह से, ये इस तरह से। और ट्रिक्स के लिए मुझे याद दिलाइएगा, ट्रिक्स के लिए मैं अलग पेज बनाऊँगी, एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगी, ठीक है, जिस पे मैं आपको ट्रिक्स बताया करूँगी, ठीक है। क्योंकि इस चैनल में अब 9 का भी है, फर्स्ट ईयर का भी है, सेकंड का भी है, मैट्रिक की भी चीज़ें, तो स्टूडेंट कहते हैं कि मैम वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो मैं देखूँगी ट्रिक्स के लिए मैं अलग चैनल बनाऊँ, ठीक है। लेकिन ये जो है अगर आप इस तरह से वर्ड टू वर्ड अच्छा ट्रिक्स के लिए भी ये है, अगर आप इस तरह मतलब ये जो मैंने समझा दिया पूरा डिटेल में, अब अगर मैं आपको ट्रिक दूँगी तो उसके लिए मुझे इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी वर्ड टू वर्ड समझाया होगा, ठीक है। तो वो ट्रिक आपके लिए 2 मिनट की होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ट्रिक देखेंगे, अब आप खुद ही सोचें कि सारी बातें आपको क्या ट्रिक में मिलेंगी? नहीं, ट्रिक तो होती है मतलब किसी चीज़ रट्टे वाली चीज़ को याद करने के लिए ना, तो वो मैं बना दूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, लाइक करना नहीं भूलेगा। देखें मेरा अलग खुश हो गया है और कोई है भी नहीं आसपास कि मैं पानी ले लूँ और उठ भी नहीं सकती, वीडियो ख़राब नहीं कर सकती, तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दें। और पता है स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि रट्टे लगाने में मशगूल है और मुझे सबसे ज़्यादा तरस पता है लड़कों पर आता है, बेचारे मतलब मुझे उन पर बहुत तरस आता है। तो काइंडली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें और मुझे